Hello friends, this is R. I hope you all will be fit and fine and your study must be going on well. आज हम लोग सीटेट 2023 का इंग्लिश का पैसेज करेंगे आपके प्रीवियस ईयर पेपर का। इस पैसेज को करने से आपको ये पता चलेगा कि लेटेस्ट पैटर्न कैसा आ रहा है पैसेज को लेके। 24 का हम ऑलरेडी करवा चुके हैं जो आपकी एक एग्जाम कंडक्ट हुई थी, ठीक है। तो इसको देखते हैं और इससे रिलेटेड लगभग 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ज्यादातर हमें पूरे पैसेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तभी हम उनको कर सकते हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम पैसेज ही देख जाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो फादर वुड ड्रेस हिमसेल्फ, देखिए फादर वुड ड्रेस हिमसेल्फ फॉर कोर्ट, मतलब पिताजी अपने आप को कोर्ट जाने के लिए जो ड्रेस पहनेंगे कोर्ट, इन ए ब्राइटली कलर्ड, वो कैसी होगी, ब्राइट कलर्ड की होगी, धोती। और क्या बेसिकली होगी, वो धोती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैचिंग व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट शर्ट सॉरी, और एक उसी के साथ धोती के साथ एक मैच की क्या पहनेंगे, वो शर्ट पहनेंगे। चलिए, विद एन इक्वली ब्राइट व्हाइट टर्बन, और उस पर उतनी ही जैसे कि शर्ट होगी उसी तरह की उनकी क्या होगी, एक टर्बन होगी, मतलब पगड़ी होगी, जो पिताजी कोर्ट के लिए तैयार हो रहे होंगे। एंड अ नीट ब्लैक कोट, और एक बहुत अच्छा ब्लैक कोट होगा, नीट ब्लैक कोट, जो कोर्ट जाने के लिए एडवोकेट्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है। द पैराफेर्नेलिया, पैराफेर्नेलिया का मतलब होता है जो भी किसी भी व्यक्ति को कहीं जाने के टाइम पर जो भी सामान की जरूरत होती है, तो पूरा सज्जो सामान जो होता है उसको पैराफेर्नेलिया बोला जाता है, ठीक है। टू कोर्ट जाने के लिए जो भी जरूरी या आवश्यक चीजें थी, वुड इंक्लूड अ क्लॉथ बंडल, उसमें क्या क्या था, एक क्लॉथ बंडल में उनको रख लिया गया, कंटेनिंग कोर्ट पेपर्स, जिसमें क्या क्या थे, कोर्ट पेपर्स थे एंड कोर्ट पेपर्स थे एंड देखिए कोर्ट पेपर्स एंड अ बास्केट, यहीं पर है ना, एंड बास्केट कंटेनिंग हॉट कॉपी, और उसमें क्या था, हॉट कॉपी थी, कोर्ट पेपर्स थे, और वो किसमें थे, उस क्लॉथ में थे, क्लॉथ का जो बंडल था उसमें ये चीजें थी। विद टम्बलर्स, और उसमें क्या थे, टम्बलर्स। टम्बलर्स क्या होता है, एक कांच का ग्लास होता है बिना हैंडल का, उसको टम्बलर्स बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड प्लेट्स फॉर टिफिन गिवन, और टिफिन के लिए उसमें प्लेट्स भी थी, गिवन बाय माय मदर, जो मेरी माँ के द्वारा उनको दिया गया था, और सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ठीक है, तो कोर्ट जाने से पहले उनको खाने के लिए टिफिन वगैरह दिया गया था, ये कई सारी सामान जो थी, हॉट कॉफी और ये टम्बलर्स, कप, ये सब दिया गया था उसको जाने के लिए, ताकि वो कोर्ट जाए अपना लंच वगैरह करें, तो वही करें जाके, ठीक है। और ये सब किसमें बांधा गया था, एक क्लॉथ के कपड़े में बंडल बना के उसमें ये चीजें रखी गई थी, कंटेनिंग मतलब उसमें ये थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। द द यंगर एडवोकेट्स, जो नए एडवोकेट्स थे, मतलब जो प्रैक्टिस शुरू की होगी जिन्होंने, जो नए एडवोकेट्स थे ऑफ इस टाइम, उनके समय के, वर ग्रेट एडमायरर्स, वर ग्रेट एडमायरर्स मतलब होता है उनके बहुत कैसे थे, प्रशंसक थे, ऑफ माय फादर, मेरे पिताजी के, एंड यूज टू लिसन टू हिम, और उनको सुना करते थे विद रैप्ट अटेंशन। कैसे सुना करते थे, रैप्ट अटेंशन होता है बहुत ज्यादा, मतलब कंप्लीट अटेंशन के साथ उनको सुना करते थे। वेन एवर ही रोज टू एड्रेस, जब भी वो उठते थे एड्रेस करने के लिए कोर्ट में, ठीक है, एड्रेस करने के लिए द कोर्ट, हिज आर्ग्यूमेंट्स, उनकी जो तर्क होते थे, आर्ग्यूमेंट्स वर फोर्सफुल, बहुत ही फोर्सफुल का मतलब होता है स्ट्रांग होता है, ठीक है, फोर्सफुल होते थे, कोरेंट होते, स्पष्ट होते थे, कॉगेंट एंड कंपल्सिव, और एक मजबूर करने वाले होते थे सामने वाला जो सुनने वाला होता था, इवन जज भी, कि उसको सुने, इतनी उसमें लॉजिकल इतनी थिंकिंग रहती थी, एंड कंक्लूसिव, और निर्णायक होते थे, निष्कर्ष वाले होते थे, मतलब जब वो बहस करते थे तो उनकी बहस इतनी स्पष्ट होती थी और आपको सुनने के लिए मजबूर करने वाली होती थी, इस तरह की बहस वो करते थे, ठीक है, कन्विंसिंग होती थी उनकी आर्ग्यूमेंट। द आर्ग्यूमेंट्स वुड गो ऑन टिल अबाउट लंच टाइम, और जो आर्ग्यूमेंट्स कब तक चली जाती थी, मतलब जो बहस होती थी वो प्राय लंच टाइम तक भी चली जाती थी। एंड इवन द इंग्लिश जजेस, और यहां तक कि जो इंग्लिश जज भी थे, एंड इवन द इंग्लिश जजेस, जो जज भी थे, यूज टू टेक डाउन नोट्स ऑफ हिज पॉइंट्स, उनके बोले हुई बातों को, जो भी वो बातें कहते थे, मतलब अपनी उसमें उन बातों को भी वो नोट डाउन कर लेते थे, इतनी उनके कहे हुए चीजों में इतनी क्या हुआ करती थी, इतनी लॉजिक हुआ करती थी, तो जज को भी वो मतलब अच्छी बातें लगती थी, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट पेज इसका देख लेते हैं। पैसेज है तो 2 पेज में आगे देखते हैं। वन क्लाइंट वाज पर्टिकुलर दैट माय फादर अलोन शुड आर्ग्यू हिज केस, एक जो एक क्लाइंट था वो इतना इनको लेके वैसा था कि मतलब उसने ये चीज कही होगी कि नहीं, आप ही हमारे केस को क्या करोगे, लड़ोगे, होता ना कि कई सारे क्लाइंट होते, करे नहीं आप मेरे केस को तो आप ही देखोगे, उस टाइप वाली कंडीशन। तो उनके केस को उनके पिताजी ही लड़ेंगे जिनकी बात हो रही है। ऑन द डे, जब वो दिन आया,
माई मदर डाइड, और मेरी माँ क्या हो गई, गुजर गई। मतलब ये लड़का एक्चुअली नरेट कर रहा है, या लड़का होगा या लड़की होगी, नरेट कर रहा है अपने पिताजी के बारे में। दिस केस हैपेंड टू बी ऑन द कॉज लिस्ट, और ये जो केस जिसकी बात हो रही है ये उसी दिन कॉज लिस्ट में आया, मतलब सुनवाई वाले दिन में आया जिस दिन इनकी माँ का क्या हुआ था, देहांत हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे आगे देखते हैं हम लोग। माई मदर वॉज अलाइव वेन माई फादर लेफ्ट फॉर कोर्ट, मेरी माँ जीवित थी जब मेरे पिताजी कहाँ के लिए निकले थे, कोर्ट के लिए निकले थे, एट 10 AM दैट मॉर्निंग, एंड ही हैड टोल्ड माई ब्रदर, और उन्होंने मेरे भाई को बताया था, मतलब मेरे पिताजी ने मेरे भाई को बताया था, क्या बताया था, दैट ही वुड रिटर्न, कि वह लौट आएंगे, एज सुन एज, जैसे ही द केस वॉज ओवर, जैसे ही केस ओवर होता है वो वापस आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, शी डाइड विद इन एन आवर, दुर्भाग्यवश वो 1 घंटे के अंदर ही क्या हो गई, एक्सपायर हो गई, ऑफ हिज डिपार्चर, उनके आने के 1 घंटे बाद ही वो खत्म हो गई। मतलब विद सम डिफिकल्टी, किसी तरह से, किसी मतलब बहुत परेशानी के साथ, द न्यूज वॉज कन्वेड, न्यूज को कन्वे मतलब पहुंचाना, कन्वे किया गया थ्रू एन एडवोकेट, एक एडवोकेट के माध्यम से, इन कोर्ट, कोर्ट तक मेरी माँ की मृत्यु के समाचार को कोर्ट तक किसी भी तरह से पहुंचाया गया। माई फादर हाउएवर कंटिन्यूड हिज आर्ग्यूमेंट्स, मेरे पिताजी ने किसी तरह से अपनी जो बहस थी उसको क्या रखा, कंटिन्यूड, ये देखिए, कंटिन्यूड हिज आर्ग्यूमेंट्स, अपनी बहस को जारी रखा, विदाउट शोइंग एनी इमोशन, बिना किसी इमोशन को शो किए उन्होंने अपनी बहस को क्या रखा, जारी रखा। ओनली आफ्टर कंक्लूडिंग द केस, केवल केस जब खत्म हो गया, डिड ही गेट बैक होम, वह घर आए, टू द रूम टू द रूम वेयर माई मदर्स बॉडी, जहां पर मेरी माँ की बॉडी ले एंड स्टूड इन स्टॉइक, और वहां पर वो खड़े हो गए स्टॉइक साइलेंस। स्टॉइक वैसे तो होता है मस्त मौला, लेकिन जब ये स्टॉइक साइलेंस के साथ यूज हो रहा है, दैट मीन्स ही वॉज इन इनर डीपर साइलेंस, मतलब बहुत ज्यादा डीप साइलेंस थी उनके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ पैसेज था, बाकी पैसेज पे हम लोग आएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि पैसेज किस तरह का था। ठीक है, फिर भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पैसेज में फिर से वापस आएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ढूंढते हैं। फिलहाल हमने जिस तरह से आपको इस पैसेज को बताया है एक ही बार में, सिंगल टाइम में, तो बहुत मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन आपसे बचे आगे। ठीक है, चलिए फिर भी देखते हैं। फादर वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ड्रेसिंग, जो पिताजी थे वो बहुत ड्रेस को लेके पर्टिकुलर थे। चलिए देखते हैं, यहीं पर हमें समझ में आता था तो ठीक है, नहीं तो फिर हम पीछे चलते हैं। वो क्यों इतने अपने ड्रेस को, पहला जो सेंटेंस शुरू हुआ था वो ड्रेस को ही लेके शुरू हुआ था, किस तरह से उन्होंने धोती पहनी थी, पगड़ी पहनी थी और व्हाइट व्हाइट शर्ट पहनी थी। ठीक है, एज ही वांटेड टू फॉलो द प्रॉपर ड्रेस कोड, क्योंकि वो कोड भी पहना था ब्लैक वाला, उसमें आया था, क्योंकि वह प्रॉपर ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहते थे, इसलिए ऐसा वो पर्टिकुलर थे। ठीक है, टू इम्प्रेस द जज, जज को इम्प्रेस करने के लिए, पैसेज में कहीं भी आया था कि वो जज को इम्प्रेस करना चाहते हैं, कोई कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ था पैसेज में। टू इम्प्रेस इस फैमिली, फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए, ऐसा भी कहीं नहीं दिया था कि वो फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए, और कोई कोर्ट जा रहा है तो फैमिली को इम्प्रेस क्यों ही करेगा, उससे क्या उसका बेनिफिट है, और वैसे भी फैमिली को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, एज ही वॉज रिच इनफ, क्योंकि वो बहुत अमीर थे, टू बाई गुड क्लॉथ, इसलिए वो अच्छे कपड़े खरीद सकते थे। हमें देखने से ही लग रहा है कि हमें ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं है, और ये 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत है, और हम अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम दोबारा पैसेज में जाएं। बस वो एक ड्रेस कोड, प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करना चाह रहे थे जो कोड का था, इसीलिए उन्होंने उस तरह के कपड़े मतलब पर्टिकुलर थे अपने कपड़ों को लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। सबसे ज्यादा यहाँ पर रहता है, अगर पैसेज आपने पूरा नहीं पढ़ा है, और होता है ना, एक ये भी कहा जाता है कि पैसेज को अगर बाद में पढ़ा जाए, पहले क्वेश्चंस पढ़ लिए जाएं, लेकिन ये सबसे ज्यादा वहां काम करता है जहां पर आपको जो आंसर्स हैं वो एक एक आंसर पे क्लिक करना होता है। लेकिन जब आपको इस तरह के आंसर्स आते हैं कि आपको देखना है कि बहुत सारे आंसर्स हैं, मात्र एक गलत उसमें निकालना है या कुछ कथन दिए हैं, तो वहां पर मुश्किल हो जाती है अगर आपने पैसेज सही से ढंग से नहीं पढ़ा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, इसलिए सबसे पहले पैसेज आए तो आप ये देखिए, स्टोरी बेस्ड पैसेज है, इसकी जो क्वेश्चन है एक विद इन सेकेंड्स आप नजर डालिए, जो क्वेश्चन है वो बहुत सारी जानकारी हमसे चाह रहे हैं। ऑब्वियसली जब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे उसमें ये कहा जाएगा कि कौन सा गलत है, तो आपको सही पता करने होंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि अंदाजा लगा पाना और वहां पर कोई पॉइंट आउट भी कर पाना। सबसे जरूरी है फिर पैसेज आप देख जाइए, अगर स्टोरी बेस्ड टाइप का पैसेज है या वैसा। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, चलिए देखते हैं। फादर अवॉइडेड ईटिंग इन द कोर्ट कैंटीन, देखिए पहले भी उसमें कहा गया था कि उन्होंने जो लंच था, ये देखिए, containing hot coffee with tumblers for tiffin given by my mother और sister लिया, उनको जो टिफिन है वो घर से दिया गया था। जब घर से दिया गया था तो इसका मतलब सीधा सा हुआ जाके कि फादर अवॉइडेड ईटिंग इन द कोर्ट कैंटीन, तो जाहिर सी बात है वो कोर्ट कैंटीन में नहीं खाते होंगे, इसलिए ये ऑप्शन सही है।
वो ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही लाइक टू ड्रिंक हॉट टी, वो हॉट टी पीना पसंद करते थे, जबकि वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हॉट कॉफी, तो वहां टी नहीं था, कॉफी था, इसलिए ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ड्यूरिंग द डे, आगे देखिए, ही कैरीड केस फाइल्स रेप्ड इन क्लॉथ, हमने बहुत बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज पढ़ी थी कि जो जो भी उनके पास सामान थी वो किस में थी, क्लॉथ बंडल में थी, कंटेनिंग जो भी कुछ कुछ उसमें था, कंटेनिंग कोट पेपर्स एंड बास्केट कंटेनिंग हॉट कॉफी वगैरह, ठीक है। तो ये जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का ये जो सी आंसर है, ही कैरीड केस फाइल्स रेप्ड इन ए क्लॉथ, तो ये सही है। वो फाइल्स पेपर्स को कहाँ रखते थे, कपड़े में रखते थे, तो ये भी सही है। तो ए एंड सी आर करेक्ट बट बी इज फॉल्स, तो ये हो जाएगा सी एंड ए आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, हमें इन चारों में से रॉन्ग को ढूंढना है, गलत को ढूंढना है। तो रॉन्ग ढूंढने का मतलब है कि आपको 3 सही होंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं, ही वॉज द प्रिफर्ड लॉयर ऑफ सम क्लाइंट्स, सम क्लाइंट्स के लिए वो बहुत प्रिफर्ड लॉयर थे। प्रिफर्ड लॉयर का मतलब होता है जब आप ही को कोई ये कहे कि बस आप ही हमारा केस देखोगे, तो ऐसे लॉयर को प्रिफर्ड लॉयर कहा जाता है। और पहले ही सेंटेंस कर रहा है वन क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर दैट माई फादर अलोन शुड आर्ग्यू हिज केस, एक तो क्लाइंट ऐसा था कि वो यही कह रहा था कि आपके मतलब आप ही हमारा केस लड़ोगे। तो बिल्कुल कुछ क्लाइंट, अब इसका मतलब हो गया कि ऐसे क्लाइंट्स होंगे, कुछ क्लाइंट्स होंगे जो बहुत पर्टिकुलर थे इस बात को लेके कि आप ही हमारा केस लड़ोगे, तो प्रिफर्ड तो थे वो, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नहीं सही, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यंग एडवोकेट्स वांटेड टू लर्न फ्रॉम हिम, जो यंग एडवोकेट्स थे वो उनसे सीखना चाह रहे थे, और ये चीज हमने आपको बताई थी पैसेज में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये थी शायद यहीं पर थी, हाँ, द यंग एडवोकेट्स ऑफ हिज टाइम वर ग्रेट एडमायरर्स ऑफ हिम, है ना। तो ये उनको क्या करते थे, एंड यूज्ड टू लिसन टू हिम विद ग्रेट अटेंशन। तो ये हो गई ना बात। तो जो वहां पर बात थी, क्या थी वहां पर सेकेंड ऑप्शन में कि यंग एडवोकेट्स वांटेड टू लर्न फ्रॉम हिम, बिल्कुल सही है। हम आपको पीछे जाके सिर्फ दिखा रहे हैं, बाकी आपको इतनी बातें पहले ही पता होंगी क्योंकि हम लोगों ने पैसेज को बहुत अच्छे से डील किया था। ओनली अ फ्यू वर जेलस, आप बताइए पूरे पैसेज में कहीं जेलस जेलस वर्ड यूज हुआ था, या कहीं आपको ऐसा लगा था कि उनसे कोई जेलस था, बिल्कुल नहीं था, यानी यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। ही आर्ग्यूड हिज केस लॉजिकली एंड परस्यूसिवली, कितनी बार वहां पर आए थे, कितने सारे वर्ड्स कोहेरेंट यूज किया गया था, और बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए थे कि वो अपने जो बात को बहुत ही लॉजिक के साथ स्पष्टता कहते थे और कन्विंसिंग वे में कहते थे। तो ये बिल्कुल बात सही है। तो इसका जो गलत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 3 ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम द ऑप्शंस। क्या है, इवन द जजेस रिकॉग्नाइज्ड हिज लीगल एक्यूमेन, एक्यूमेन होता है किसी की बुद्धिमत्ता, यहां तक कि जो जजेस तक थे वो भी उनकी बुद्धिमत्ता के कायल थे, ये कह ले, या हाँ बिल्कुल कायल ही कहेंगे, या उनको बहुत मानते थे। तो ये बात आई थी पैसेज नंबर शायद जो अपने सेकेंड पेज पे था, यहाँ पर आई थी, शायद यहीं पर आई थी, स्टूड साइलेंस, वहां पर जब ये आया था कि जो कोर्ट के लोग भी थे, नहीं इसमें आया था, शायद ये आया था, इवन इंग्लिश जजेस, यहां तक कि जो इंग्लिश जजेस भी थे वो भी क्या करते थे, यूज टू टेक डाउन नोट्स ऑफ हिज पॉइंट्स, उनके जो पॉइंट्स होते थे उनको क्या कर लेते थे, नोट डाउन कर लेते थे। तो ये बात यहाँ पर सही है, यानी जो हमारा ऑप्शन वहां पर जो हमारा क्वेश्चन था उसको देखते हैं, क्या क्वेश्चन था, ये वाला था शायद ना, क्या था, इवन द जजेस रिकॉग्नाइज हिज लीगल एक्यूमेन, तो बिल्कुल सही है ये। आगे देखते हैं सी में, बी में देखते हैं, ही प्रिफर्ड हिज लीगल ऑब्लिगेशंस टू फैमिली ऑब्लिगेशन। देखिए जो उनकी लीगल ऑब्लिगेशन थी, जो एक तरह से काम की जिम्मेदारियां थी, वो ऊपर रखते थे, किसके ऊपर, फैमिली की जिम्मेदारियों से। आपको याद होगा जब उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी, तब भी उनको सूचना मिलने के बाद भी उन्होंने केस को नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी थी, और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि लीगल ओब्लिगेशन को उन्होंने ऊपर रखा था, किससे, फैमिली से, ठीक है। तो ये सही है, यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिज आर्ग्यूमेंट्स वर फोर्सफुल कोहेरेंट, उनकी जो आर्ग्यूमेंट थी फोर्सफुल थी, कोहेरेंट थी, मतलब स्ट्रांग होती थी और स्पष्ट होती थी, मतलब, ठीक है, इतनी बात हो गई। तो कहना क्या जा रहा है, चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन। अच्छा, अंडरलाइन हमने इसमें नहीं किया, ये कोहेरेंट का अंडरलाइन था, ठीक है भाई, यहाँ अंडरलाइन मैंने नहीं किया है, और ये अंडरलाइन जो है ये किसका है, कोहेरेंट का अंडरलाइन। कोहेरेंट माने होता है जो चीज आपको कन्विंस कर रही है लॉजिकली रीजनेबली, तो ये हो जाएगा रीजनेबल, है ना, लॉजिकली जो सही है उसको हम कहेंगे क्या, रीजनेबल, यही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, ये भी तो अंडरलाइन नहीं है क्या,
अ बंडल कंटेनिंग कोर्ट पेपर्स, अ बंडल कंटेनिंग कोर्ट पेपर, द अंडरलाइन, यहाँ पर अंडरलाइन है कंटेनिंग, ठीक है। अ बंडल कंटेनिंग कोर्ट पेपर्स, एक बंडल था जो किससे, कंटेनिंग कोर्ट पेपर्स से भरा हुआ था। तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, द अंडरलाइन वर्ड इज, ये कंटेनिंग जो वर्ड है ये क्या है, तो कंटेनिंग इज अ वर्ब, और किस तरह की, जीरेंड वर्ब है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। 6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वन क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर दैट माई फादर, वन क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर दैट माई फादर, द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज एन, यहाँ पर कहीं भी अंडरलाइन नहीं किया है बट हमें याद रखेंगे, डोंट बोदर अबाउट दैट, ये अंडरलाइन पार्ट है इसका, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ये अंडरलाइन पार्ट है। अब देखिए आप क्या कहा जा रहा है, वन क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर दैट माई फादर, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज एन क्लॉज, कौन सा क्लॉज है, अंडरलाइन जो एक्सप्रेशन है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एक मेन वर्ब है, एक इसका सब्जेक्ट है, एक मेन वर्ब है। तो जब सब्जेक्ट मेन वर्ब से सेंटेंस बना है और आगे कंजंक्शन जुड़ा है दैट, इसके बाद इसका क्लॉज दूसरा है, तो इस तरह की सिचुएशन आपको देखने से लग रहा होगा कि कैसा है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और प्रिंसिपल क्लॉज में यहाँ कंजंक्शन जुड़ा है, इसके बाद यहाँ कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आगे जो क्लॉज होगा वो कौन सा होगा, सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो आपको किसी भी सेंटेंस में जो मेन इंफॉर्मेशन दी जाती है वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाती है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है जिस पर ये डिपेंड रहता है, ठीक है, बीच में कंजंक्शन होता है। तो ये हो जाएगा, तो वन क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर, किसके लिए पर्टिकुलर था वो इन्फॉर्मेशन आगे दी जाएगी। तो ये हो जाएगा कौन सा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा पहले वाला, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे नहीं थे कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ पूछा गया हो। ग्रामर आप देख ही रहे होंगे, इतना कुछ हाई लेवल का होता नहीं, जो हम लोगों ने इवन 10th तक पढ़ी होती है वही आती है। तो चलिए इसी तरह से करते रहिए प्रैक्टिस, पेडागोजी की प्रैक्टिस चल रही है, सीडीपी क्लास चल रहे हैं, और आपके पैसेज को करा ही रहे हैं। तो जो भी कुछ है वो मैटर आपको दिया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली कल आपको हम 51 क्वेश्चन की नंबर सिस्टम की क्लास देंगे, जिसमें 2022, 22, 23, 24 इन तीनों सालों में जो एग्जाम्स हुए हैं, तो उन एग्जाम्स के जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट नहीं हुए, उन क्वेश्चंस को हम, जो एक कॉन्सेप्ट बेस होंगे क्वेश्चन, मतलब एक बार एक कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन। तो इस तरह से 51 क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार हो गई है, उस पीडीएफ को कराना है आपको, और जिससे आपका जो उसमें गिने चुने चैप्टर्स आपके रहते हैं, सबसे जरूरी हो जाता है नंबर सिस्टम, जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड आपका वॉल्यूम वॉल्यूम हो जाता है, एरिया एंड वॉल्यूम से आ जाते हैं, आयतन और क्षेत्रफल से क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट होता है आपका मेंसुरेशन, 3D 2D, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे ज्यादा आपने देखे होंगे, है ना। तो ये आ जाएंगे, एंगल्स वगैरह पूछे जाते हैं, और बहुत सारी लाइंस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। अगला सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, जो कि पैरेलल होते हैं नंबर सिस्टम से। नेक्स्ट आपका एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चंस काफी ठीक ठाक पूछे जाते हैं, तो एलसीएम एचसीएफ का एक क्लास हो जाएगा, उसमें सभी कुछ आ जाएंगे। और फ्रैक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भिन्नों से संबंधित आते हैं, बहुत सरल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी आपको, तो जो 15 क्वेश्चन की मैथ रहती है, न्यूमेरिकल मैथ रहती है, तो वो मैथ्स में एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है, दैट मीन्स वो आपके लिए, है ना, मुश्किल क्रिएट करेगा एक अच्छा स्कोर करने में। तो वो 15 के 15 क्वेश्चन होने चाहिए। रेस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है 15 क्वेश्चन, दैट इज रिलेटेड टू पेडागोजी, एंड उसको भी कवर करना बहुत जरूरी होता है। तो देखते हैं, जैसा टाइम होता है वैसा काम करते हैं, लेकिन ये जो 5-6 चैप्टर्स हैं, इनको एक एक क्लास में करना, ऐसा मैंने सोचा है, टाइम है तो एक एक क्लास में इनको कर लेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5-6 चैप्टर है तो 5-6 क्लास में मैथ्स आपकी 15 नंबर वाली हो जाएगी। बाकी पेडागोजी पे क्या होगा वो बाद में देखते हैं। इंग्लिश आपकी बेहतर तरह से चल रही है, पेडागोजी 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, साथ का साथ आपका ये जो पैसेज हैं वो खूब करवा रहे हैं, पोएट्री पैसेज भी करवा रहे हैं, और प्रोज पैसेज भी करवा रहे हैं। तो पैसेज जो लेटेस्ट हुए हैं एग्जाम, उन्हीं के उठा रहे हैं, ताकि आपका पैटर्न ना बदले, कोई हम अपने मन से बहुत दूर से लाएं और वो आपके ही एग्जाम पैटर्न को फॉलो ना करे, तो कोई मतलब नहीं बनता उस बात का, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, चल रही हैं सीडीपी में। जो टॉप के टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, जहाँ से हर एग्जाम में बार बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को करवाया है, जैसे कि आपके कोहलबर्ग हो गए, और इसके अलावा बाइगोस्की सर हो गए, एनसीएफ 2005 हो गया। इसके अलावा आपको शायद उसमें क्या करवाया गया है, ऐसे एक दो टॉपिक और हुए हैं उसमें। और चलिए देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए, सीटेट से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे आपके एग्जाम तक, तो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदा ही होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।